अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना चैप्टर एंटीबायोटिक्स। इसमें हम पढ़ रहे थे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। दो कैटेगरी हमने पढ़ ली थी इसकी, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। आज हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट कैटेगरी, इनहिबिटर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म और इनहिबिटर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, ये दो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। इसमें आगे फर्दर कैटेगरीज देखें तो कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस हैं, इनहिबिटर्स हैं। उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं और रिफेम्पिन है। ये दो मेजर ड्रग्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा है इनहिबिटर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रीम। ठीक है, तो ये दोनों आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, दोनों कैटेगरीज। ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। लिपन कोर की बुक से आपको चैप्टर नंबर मिलेगा 31। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो ड्रग्स हैं इस कैटेगरी में कौन कौन सी आती हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, डेलाफ्लॉक्सासिन है, जेमीफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है वो दो तीन ही है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन। बाकी आपने 4 से 5 ड्रग्स के नाम याद कर लेने हैं। उसके बाद हम देखें इसका मोड ऑफ एक्शन। तो हमने पढ़ा कि ये जो ड्रग्स होती हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, इसका मेन टारगेट क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करना। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड में क्या है, क्या आता है, डीएनए है और आरएनए है। ठीक है, तो जब हम ये इसका देखेंगे मोड ऑफ एक्शन, तो इसमें जो बेसिक इंजाइम्स होते हैं ये आपने नाम याद रखने हैं, डीएनए गाइरेज और टोपो आइसोमरेज 4। ये दोनों इंजाइम जो है वो हमें चाहिए होती हैं डीएनए की रेप्लिकेशन में। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन में डीएनए गाइरेज और टोपो आइसोमरेज रिक्वायर होता है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये इन दोनों इंजाइम्स पे जाके बाइंड करती हैं और डीएनए की रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इसका मोड ऑफ एक्शन। फ्लोरोक्विनोलोन्स बाइंड टू दीज इंजाइम्स। अब ये इंजाइम्स कौन से हैं, ये वाले डीएनए गाइरेज और टोपोआइसोमरेज। इन दोनों इंजाइम के साथ जाकर ये ड्रग बाइंड करेगी और डीएनए की लाइगेशन में इंटरफेयर करेगी। मतलब कि डीएनए की बाइंडिंग में जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो जो बाइंड करते हैं, आगे रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, उसमें ये इंटरफेयर करती हैं। ठीक है, तो जब ये इंटरफेयर होगा, इसमें इंटरफेरेंस होगी डीएनए लाइगेशन में, डीएनए की बाइंडिंग में, तो प्रॉपर जो क्रोमोसोम्स की सिंथेसिस होती है जो वो प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो क्रोमोसोम की ब्रेक्स है ना, चेन की जो ब्रेकेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो क्रोमोसोम है वो ब्रेक हो जाएगा, उससे जो सेल लाइसिस है वो ट्रिगर हो जाएगी। सेल लाइसिस मतलब कि सेल की ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो जब सेल की ब्रेकडाउन हो जाएगी तो सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। तो इसका बेसिक एक्शन क्या समझ आया हमें कि ये इसका जो एक्शन होता है वो होता है बैक्टीरिसिडल, मतलब कि सेल की डेथ कॉज कर रही हैं ये ड्रग्स, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे एक एमसीक्यू है कि जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है, इसका दोनों टाइप ऑफ बैक्टीरिया में अलग टारगेट है। जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें इसका टारगेट जो होता है इन ड्रग्स का वो डीएनए गाइरेज होता है। ठीक है, मतलब जो डीएनए गाइरेज को जाके इनहिबिट करेंगी, उसको इंटरफेयर करेंगी। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो ड्रग्स होती हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, वो टोपोआइसोमरेज 4 पे जाके बाइंड करेंगी, उसको इनहिबिट करेंगी। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है दोनों में, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। और यहाँ पे एक और एमसीक्यू है, इसका जो मेजर एक्शन होता है वो होता है बैक्टीरिसिडल, मतलब कि सेल डेथ कॉज करना। ठीक है, उसके बाद हम देखें इसका स्पेक्ट्रम। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका जो मेजर स्पेक्ट्रम होता है बैक्टीरिसिडल, इसकी एक्टिविटी होती है, सेल डेथ कॉज करती है। आगे इसकी देखें तो इसकी क्लासिफिकेशन है किसकी बेसिस पे, स्पेक्ट्रम की बेसिस पे, कि किस किस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी होती है, उस बेसिस पे इसकी 4 क्लासिफिकेशन है, 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखें फर्स्ट जनरेशन में ड्रग्स कौन सी आती हैं। इसमें ड्रग आती है नेलिडिक्सिक एसिड। ठीक है, नेलिडिक्सिक एसिड जो है इसका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, किसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है ये ड्रग, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के अगेंस्ट। ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है इसमें से। उसके बाद सेकंड जनरेशन जो है वो इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है इसका। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी होती है। उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं, इंटेरोबैक्टीरिया, सुडोमोनास एरिजिनोसा आता है, एच इन्फ्लुएंजा आ जाता है, निजेरिया स्पीशीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपने बैक्टीरियाज के नाम याद करने हैं जिसके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी होती है सेकंड जनरेशन कंपाउंड्स की। उसके बाद थर्ड जनरेशन जो है उसकी एक्टिविटी क्या होती है, ये सेकंड जनरेशन से सिमिलर है, उसकी एक्टिविटी सेकंड जनरेशन से सिमिलर है। और इसके अलावा इसमें कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी ऐड हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, तो ये कुछ आपने और ऐड कर लेनी है इसके अंदर। और लास्ट पे क्या है, फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, मोक्सीफ्लोक्सासिन है, जमीफ्लोक्सासिन है और डेलोफ्लोक्सासिन है। ठीक है,
इन ड्रग्स की एक्टिविटी जो है वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ज़्यादा होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी इन्हांस्ड होती है। इसमें कौन कौन से हैं, स्टेफिलोकोकस है और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ हैं। तो आपने इसकी जो जनरेशन हैं वो ऐसे याद करनी है इसकी स्पेक्ट्रम की बेसिस पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस या फिर इंडिकेशंस कौन कौन सी हैं, मतलब इसको हम किस किस इन्फेक्शन में, किस किस डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स को, ठीक है। तो हमें टेबल याद करना है। सबसे पहले हम देखें इसकी जो इंडिकेशन है वो है एंथ्रॉक्स, ठीक है। एंथ्रॉक्स आपने पढ़ा होगा, ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन भी इन्वॉल्व होती है, जीआई ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व होता है, लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक डिसऑर्डर है। इसमें जो ड्रग हम यूज़ करते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है। अब ये ड्रग जो है वो दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, या तो प्रोफाइलैक्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, फॉर द प्रिवेंशन, मतलब कि किसी भी डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक यूज़ उसका होता है। उसके बाद इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। तो दोनों पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसकी इंडिकेशन, यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसमें अब ड्रग्स कौन सी यूज़ करते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन और लिवोफ्लोक्सासिन। उसके बाद है एनारोबिक इन्फेक्शंस, इसमें ड्रग कौन सी यूज़ हम करते हैं, मोक्सीफ्लोक्सासिन, ठीक है। उसके बाद कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आ जाते हैं, इसमें भी हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, ठीक है, और मोक्सीफ्लोक्सासिन। इन ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। उसके बाद जीआईटी इन्फेक्शंस में क्या क्या हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, इसमें भी हम फ्लोरोक्विनोलोन्स का यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन हमारे पास है सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो ये कुछ इसकी इंडिकेशंस हैं, थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, ये आपने नाम याद करने हैं इन इन्फेक्शंस के और आगे ड्रग्स के भी। उसके बाद हम देखें इसकी जो रेजिस्टेंस ये जो शो करती हैं ये ड्रग्स, उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म्स आते हैं। या तो वो जो ड्रग है जहाँ पे जाके वो बाइंड करना होता है, उसने जो दो इंजाइम्स थे, डीएनए गायरेज और टोपोइसोमरेज, उन इंजाइम्स की साइट में क्या होती है, अल्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है। मतलब ये जो इंजाइम्स हैं वो अपनी बाइंडिंग साइट जो है वो चेंज कर लेते हैं, तो जो ड्रग है वो प्रॉपर साइट पे जाके बाइंड नहीं होगी और आगे से वो रेजिस्टेंस शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज अक्यूमुलेशन है, मतलब जो ड्रग है वो प्रॉपर सेल के अंदर एंटर नहीं हो रही, ठीक है, या तो उसकी परमेबिलिटी कम है सेल के अंदर, सेल में वेन के थ्रू, और या फिर ईफ्लक्स पंप जो है वो एक्टिव हो गया, वो ड्रग को सेल से रिमूव आउट कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास इसका क्या मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस का, फ्लोरोक्विनोलोन डिग्रेडेशन, मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स को डिग्रेड कर देती हैं, उनकी लाइसिस कर देती हैं, उनको इनएक्टिवेट कर देती हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसके जरिए जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं वो रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब ये ड्रग्स हैं वो कौन कौन से रूट से हम दे सकते हैं, इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, एलिमिनेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखें फ्लोरोक्विनोलोन्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो ओरल रूट से भी हो जाती है, ठीक है। मतलब ओरली जो है ये इसको हम दे सकते हैं ओरल रूट से। और इसके अलावा इसमें कुछ आपने एमसीक्यूज याद रखने हैं कि ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं इसको हम अगर कुछ और ड्रग्स के साथ दे दें, जैसे कि सुकराल फेट है, ये हम पढ़ेंगे आगे, जीआईटी ड्रग्स आती हैं जीआईटी ट्रैक्ट की, सुकराल फेट है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स हैं, ठीक है। इन ड्रग्स के साथ अगर हम दे गए इनको तो इससे जो इसकी एब्जॉर्प्शन है वो कम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आयरन और जिंक होता है। ये जो आयरन और जिंक होते हैं ये इसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन देखें इसकी, तो ये तमाम टिश्यूज़ में, बॉडी के फ्लूइड्स में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। और ये सीएसएफ में भी प्रॉपर जाके पेनिट्रेट हो जाती है, तो मतलब इसको हम सीएनएस इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एलिमिनेशन जो है वो हमें पता है कि ये ड्रग्स हैं वो किडनीज के थ्रू एलिमिनेट होती हैं और लिवर में मेटाबोलाइज हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, एडवर्स रिएक्शंस इसके कौन कौन से हो सकते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स के, ठीक है। इसमें जो आपने निमोनिक याद रखना है वो है टैक्स PNC, TAGS, टैक्स PNC, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बनेगा, इसका टी से है टेंडन रप्चर, मतलब जो टेंडन्स होते हैं वो रप्चर हो सकते हैं। टेंडन क्या आपने पढ़ा होगा कि जो मसल को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं उसको हम कहते हैं टेंडन, ठीक है। तो टेंडन रप्चर हो सकता है इसमें। उसके अलावा ए से क्या है, आर्थ्रेल्जिया, मतलब जॉइंट्स पेन हो जाती है, इसमें आर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। ये आगे हम नीचे पढ़ेंगे, यहाँ पे आएगा आर्थ्रेल्जिया एंड आर्थराइटिस, ठीक है। उसके बाद जी से क्या है, इसमें डिफरेंट जो जीआईटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया, ठीक है, ये जीआईटी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसके अलावा एस से हमारे पास क्या है, सीजर हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, मतलब कि जो ब्रेन है वो भी, ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो आल्टर हो सकती है। उसके अलावा पी, अब पी से क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब जो नर्व्स हैं हमारी, पेरिफेरल नर्व्स हैं
वो डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा एन से क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब जो ये जो ड्रग्स हैं वो लंग्स सॉरी किडनीज में अकुमुलेट हो सकती हैं, जो नेफ्रॉन है वहाँ पे अकुमुलेट हो सकती हैं और क्रिस्टल यूरिया कॉज कर सकती हैं, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे कि क्या होता है क्रिस्टल यूरिया, कि मतलब जो क्रिस्टल्स हैं उसकी फॉर्मेशन हो जाती है यूरिन के अंदर, ठीक है। इस ड्रग की हाई डोज पे जब देते हैं तो क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं हमारे यूरिन के अंदर। उसके अलावा सी से क्या है, सी से हमारे पास दो इसके आपने याद रखने हैं। सी से एक तो है क्रिस्टल यूरिया जो मैंने आपको बताया, और दूसरा हमारे पास है सी से CNS इफेक्ट आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। CNS इफेक्ट में क्या है, डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है। तो ये सारे आपने इसके निमोनिक के जरिए इसके ये सॉरी एडवर्स रिएक्शंस याद रखने हैं, टैक्स PNC, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें इसकी जो मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं ड्रग्स फ्लोरोक्विनोलोन्स में, ये मैंने आपको पहले बताया वो टेबल से, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है और लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेमिफ्लॉक्सासिन और डेलाफ्लॉक्सासिन, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये रह गया था इसमें ड्रग इंट्रैक्शन, ये आपने याद रखना है, ये मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि कुछ ड्रग्स जो है वो ड्रग इंट्रैक्शन का मैकेनिज्म शो करती हैं। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये भी इस ड्रग इंट्रैक्शन के मैकेनिज्म को शो करती है। अब ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो क्या करती है, P450 सिस्टम को इनहिबिट कर देती है। अब P450 सिस्टम मैंने आपको बताया था कि ये जो सिस्टम होता है ये ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है, ड्रग को मेटाबलाइज करने में हेल्प आउट करता है। तो जब ये सिस्टम भी इनहिबिट हो जाएगा तो जो ड्रग्स मेटाबलाइज हो रही थी वो भी इनहिबिट हो जाएंगी, वो बॉडी में अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी बॉडी के अंदर। जैसे कि अब यहाँ पे शो किया हुआ है, ये जो ड्रग्स है हमारे पास साइक्लोस्पोरिन, थियोफाइलिन और वारफरीन, ये ड्रग्स मेटाबलाइज कैसे होती हैं लिवर में, P450 सिस्टम के थ्रू होती हैं, ठीक है। ये एक इंजाइम सिस्टम होता है P450 सिस्टम, इसके जरिए ये ड्रग्स हैं मेटाबलाइज होके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं, ठीक है। नॉर्मल ये प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो क्या करती है, वो इस P450 सिस्टम को इनहिबिट कर देती है। यहाँ पे जो साइन है नेगेटिव साइन, इसका मतलब है इनहिबिशन, ठीक है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस इंजाइम को इनहिबिट करेगी जब, तो ये जो ड्रग्स है मेटाबलाइज नहीं होंगी, जब मेटाबलाइज नहीं होंगी तो बॉडी में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो राइज कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इन ड्रग्स के भी टॉक्सिक इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं या जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो ड्रग इंट्रैक्शन कॉज करती है, ये दूसरी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है। इसमें जो ड्रग्स हैं आपने उनके नाम भी याद रखने हैं। मोस्ट कॉमन ये 3 ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, साइक्लोस्पोरिन, थियोफाइलिन और वारफरीन, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे कि इसकी जो मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं ड्रग्स क्लिनिकली, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। अब इसकी एक्टिविटी किसके अगेंस्ट होती है, मोस्ट कॉमन ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अगेंस्ट होती है इसकी एक्टिविटी। इसमें क्या आता है, सुडोमोनास एरिजिनोजा, ठीक है। और इसका जो इसकी इंडिकेशन है मोस्ट कॉमन वो किस में यूज़ करते हैं, डायरिया में, टाइफाइड फीवर में, एंथ्रॉक्स में। ये कुछ इन्फेक्शन हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन को। इसके अलावा हम लंग इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में और यूरिन इन्फेक्शन में भी, यूटीआईज में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद है लिवोफ्लॉक्सासिन, इसकी एक्टिविटी किसके अगेंस्ट होती है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अगेंस्ट होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपने नाम क्या याद रखना है कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी होती है, सुडोमोनास एरिजिनोजा, उसके अलावा सुडोमोनास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो ये कुछ आपने इसके नाम भी याद रखने हैं ऑर्गेनिजम्स के जिसके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी होती है। उसके बाद है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसकी एक्टिविटी जो है वो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी होती है और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जेमिफ्लॉक्सासिन, ये भी मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। उसके बाद है डेलाफ्लॉक्सासिन, ये इसकी एक्टिविटी होती है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट, जैसे कि मर्सा है, मर्सा स्टैंड फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद इंटेरोकोकस स्पीशीज़ है, इसके अगेंस्ट भी इसकी एक्टिविटी होती है। स्किन इन्फेक्शंस हैं, इसमें बर्न वगैरह आ जाता है, तो इन सब में हम क्या करते हैं, डेलाफ्लॉक्सासिन को यूज़ करते हैं। तो ये सारी हमारे पास ड्रग्स थी फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसमें आपने जो मोस्ट कॉमन याद रखना है इसका मोड ऑफ एक्शन, इसमें 2 एंजाइम्स थे, डीएनएगाइरेज और टोपोआइसोमरेज 4, ठीक है। उसके बाद इसका जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इसका वो एडवर्स इफेक्ट आपने याद करने हैं इसके निमोनिक के जरिए, और ये कुछ आपने इसकी यूजेस याद करने हैं, इंडिकेशंस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, फोलेट एंटागोनिस्ट, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स। ये मैंने आपको दिखाया यहाँ से टेबल से कि अभी हमने ये वाला पढ़ा, इनहिबिटर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, जो मोस्ट कॉमन ड्रग थी हमारी बुक के ऊपर दी हुई है, फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये भी हमने पढ़ ली। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी इसकी, इनहिबिटर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसको हम कहते हैं फोलेट इनहिबिटर्स या फोलेट एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसमें 2 ड्रग्स हैं, सल्फोनामाइड्स है और
ट्राइमेथोप्रीम है। तो ये हम देखते हैं अब नेक्स्ट। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि इसका ये चार्ट बना हुआ ना, ये आपने इसको समझना है, ठीक है। ये मैं आपको भी समझाती हूँ ये कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ड्रग्स का, ट्राइमेथोप्रीम का और सल्फोनामाइड्स का। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इसका फोलिक एसिड है या फोलेट है, इसका रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। फोलिक एसिड जो है वो एक कोएंजाइम होता है जो कि हमें चाहिए होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए और अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इनकी सिंथेसिस के लिए हमें फोलिक एसिड रिक्वायर होता है। फोलिक एसिड जो है हमें पता है हम कहाँ से लेते हैं, डाइट्री इनटेक होता है हमारा, डाइट के थ्रू हमारा बॉडी के अंदर फोलिक एसिड एंटर होता है, उसके बाद कुछ कन्वर्जन्स होती हैं बॉडी में और आगे ये फर्दर रिक्वायर होता है किसकी सिंथेसिस के लिए, डीएनए की, आरएनए की और अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए हमें ये रिक्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ अब। ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें आपने ये नाम याद रखने हैं। सबसे पहले है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है पापा। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और टेरिडीन प्रिकर्सर, जब ये दोनों मिलते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को बनाने में किसका रोल होता है, कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, डाईहाइड्रोटोरिएट सिंथेटेज, ठीक है। ये आपने इस प्रोसेस को याद रखना है, तब आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो समझ आएगी इन ड्रग्स का। मैंने आपको बताया कि जो पाबा है और टेरिडीन प्रिकर्सर है वो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में, किसके किसके थ्रू होता है, किस एंजाइम के थ्रू होता है, डाईहाइड्रोटोरिएट सिंथेटेज, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद जब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है तो वो फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक एंजाइम हमें रिक्वायर होता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। आपने बस यहाँ पे ये नाम याद रखने हैं एंजाइम्स के, क्योंकि हमारा जो ड्रग्स हैं उनका जो एक्शन होगा वो इन एंजाइम्स के ऊपर होगा, तो आपने इन एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं। यहाँ पे डाईहाइड्रोटिरियोट सिंथेटेज है और यहाँ पे डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा होता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन गया। अब इसके आगे क्या होता है, प्रोसेस होता है, क्या रिएक्शंस होते हैं, इसी के जरिए आगे क्या बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं, प्यूरिन सिंथेसिस होती है, प्यूरिन से आगे डीएनए बनता है, आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो प्रॉपर हमारा एक ये चेन, ये प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि फोलिक एसिड जो होता है उससे आगे क्या बनता है, डीएनए, आरएनए और अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो फोलिक एसिड्स के आगे ये वाले आगे इसकी जो है ना डेरिवेटिव्स होते हैं, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड वगैरह, ठीक है। डाइट्री इनटेक हमने पहले लिया, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस होके क्या बनता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस पहले हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें पता चलेगा कि ड्रग्स हैं वो कहाँ पे जाके एक्ट करती हैं, किस प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं। अच्छा, अब जो है इसका हम देखते हैं पहले ड्रग सल्फोनामाइड्स, ठीक है। अब सल्फोनामाइड जो है वो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, ये सल्फोनामाइड है वो किस प्रोसेस को इनहिबिट करती है, डाईहाइड्रोटोरिएट सिंथेटेज एंजाइम जो होता है ना, इस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ये कन्वर्जन थी पाबा की डाईहाइड्रोक्लोरिक एसिड में, वो कन्वर्ट नहीं होगा इसमें, ठीक है। जब ये कन्वर्जन नहीं होगी तो आगे जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है वो कन्वर्ट नहीं होगा उसमें, और आगे प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं होगी, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं सल्फोनामाइड्स, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इट इनहिबिट द एंजाइम डाईहाइड्रोटोरिएट सिंथेटेज। वही बात, इस एंजाइम पे जाके एक्ट करेगी, इसको इनहिबिट कर देगी, ठीक है। सल्फोनामाइड्स का ये एक्शन होता है। उसके बाद आगे हम देखें इसकी जो एक्टिविटी होती है, स्पेक्ट्रम होता है वो किसके अगेंस्ट एक्ट करती है, ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी एक्टिविटी होती है इसकी, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इसकी एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि है एंटेरोबैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेप्टोकोकस स्पीशीज है, कुछ स्टेफ्लोकोकस स्पीशीज है, तो इन सब के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी होती है सल्फोनामाइड्स की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी कुछ रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म है जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। या तो वो जो इंजाइम है उसकी म्यूटेशन हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी उसकी साइट, ठीक है, टारगेट साइट। उसके बाद या तो उसकी जो परमेबिलिटी है या जो उसकी ड्रग की एंट्रेंस है वो कम हो जाएगी सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद या तो इफ्लक्स पंप जो है वो एक्टिव हो जाएगा, उससे क्या होता है, जो सेल के अंदर जो ड्रग होती है वो रिमूव आउट हो जाती है, सेल के बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म आपने रीड कर लेने हैं। उसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ओरल फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, मतलब इसको हम ओरली भी देते हैं, कुछ मोस्टली ड्रग्स हैं वो ओरली देती हैं, ठीक है, ओरल फॉर्म में ये वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद जो कुछ ड्रग्स हैं जो कि हम ओरल फॉर्म में नहीं दे सकते,
जैसे क्या है सल्फासालाजीन, ठीक है। सल्फासालाजीन जो है वो हम देते हैं स्पोजिटरी की फॉर्म में, मतलब कि रेक्टल फॉर्म में देते हैं, रेक्टल रूट से देते हैं। और किसके लिए देते हैं? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़। ये आपने पढ़ी होगी एचएन के अंदर, ठीक है। ये बावल डिजीज़ है जिसमें जो जीआई ट्रैक्ट है वो इन्फ्लेम हो जाता है, उसमें हम देते हैं सल्फासालाजीन, ठीक है। ये इसकी कैटेगरी है सल्फोनामाइड की। उसके बाद कुछ ड्रग्स जो हम देते हैं आईवी फॉर्म में, इंट्रावेनस फॉर्म में देते हैं, ठीक है। और कुछ हम देते हैं टॉपिकली, मतलब कि सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने ये एमसी को याद रखना है कि कौन सी सल्फोनामाइड है जो कि हम टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं। उसमें है सिल्वर सल्फाडायाजीन, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास थी एब्जॉर्प्शन। ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं, स्पोजिटरी की फॉर्म में भी और आईवी की फॉर्म में भी, ठीक है। और टॉपिकल फॉर्म में भी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के ये बॉडी में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, सारे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बॉडी टिश्यूज़ में, ठीक है। और सी एस एफ में भी पेनिट्रेट कर जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे आपने एमसी को याद रखना है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो फिटस है उसको भी डैमेज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म इसका देखें तो ये मेटाबलाइज होती है लीवर में, और जो किडनीज है उसके थ्रू ये एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी से। अगर इसका जो हाई डोज दे देंगे हम तो इसका टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा और बॉडी में या यूरिन में जो है वो स्टोन फॉर्मेशन कॉज कर सकती है। ये भी आपने इसके एमसी को याद रखना है कि जो सल्फोनामाइड्स हैं वो क्रिस्टल यूरिया कॉज करते हैं, मतलब कि स्टोन फॉर्मेशन कॉज करते हैं और किडनी को डैमेज कर सकते हैं ये ड्रग्स। उसके बाद एलिमिनेशन जो है वो भी हमने पढ़ ली कि जो रीनल फॉर्म में इसकी एलिमिनेशन हो जाती है, मतलब कि रीनल रूट से किडनीज के थ्रू ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। उसके बाद इसका देखें एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से आते हैं इसके। इसमें सबसे पहले है क्रिस्टल यूरिया। ये मैंने आपको बताया कि जब इसका हाई डोज दे देते हैं तो ये जो बॉडी में या यूरिन में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी और क्रिस्टल्स बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज हो जाती है, मतलब कि जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने प्रॉपर इनटेक करवाना है पेशेंट को, वाटर का एडिकेट हाइड्रेशन रखनी है ताकि बॉडी से वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होती रहे। उसके बाद क्या है हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब ये ड्रग जो है वो स्किन रिएक्शंस कॉज कर सकती है, स्किन रैश कॉज कर सकती है। उसमें हमारे पास क्या आते हैं, रैशेज हैं, एंजियोडीमा है। एंजियोडीमा में क्या होता है, जो स्किन है वो उस पर एडिमा हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लेम कर जाती है। उसके अलावा स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम है, ये भी एक स्किन का रिएक्शन है, स्किन डिसऑर्डर है। तो ये सारी जो है वो इससे हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ हिमाटोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकती है, मतलब जो ब्लड है उसकी एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। हिमोलिटिक अनीमिया मोस्ट कॉमन है इसमें, ठीक है। उसके अलावा ग्रेनुलोसाइटोपीनिया है, मतलब जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उसकी जो रेशियो वो कम हो सकती है, ठीक है, उसके नंबर कम हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, मतलब जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो भी कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके हिमोलिटिक डिजीज हो सकती हैं इसमें। उसके अलावा कर्निक्ट्रस, ये इसका मोस्ट कॉमन एमसीक्यू है। जो कर्निक्ट्रस है वो किस वजह से होता है, ये इसका एडवर्स इफेक्ट किसका है, सल्फोनामाइड्स का, ठीक है। अब कनिक्ट्रस में होता क्या है, इसमें जो ब्रेन में बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। और मोस्ट कॉमन ये किस में होता है, न्यू बोन्स में या फिर इन्फेंट्स में होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि आपको पता है जो न्यू बोन्स होते हैं उनमें जो ब्लड ब्रेन बैरियर और प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को ये ड्रग है वो क्रॉस कर जाती है और ब्रेन डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कर्निक्ट्रस। ये आपने एमसी को याद रखना है। उसके बाद है ड्रग पोटेंशिएशन या फिर ड्रग इंट्रैक्शन। जैसे हमने पढ़ा था पिछले ड्रग में फ्लोरोक्विनोलोमस में, वो ड्रग इंट्रैक्शन कॉज करती है। इस तरह ये ड्रग भी ड्रग इंट्रैक्शन कॉज करती है। जैसे कि उसमें CP450 था, इसमें हमारे पास क्या है, CYP2C9 है। इस ड्रग को ये सॉरी ड्रग है वो इस इंजाइम को इनहिबिट कर देगी। तो ये जो इंजाइम जब इनहिबिट होगा तो दूसरी ड्रग्स की जो मेटाबॉलिज्म है उसकी इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो मोस्ट कॉमन वार्फरिन है इसकी मेटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट कर देगी ये ड्रग, ठीक है। तो जब वार्फरिन इनहिबिट हो जाएगी तो उसकी जो ड्रग की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। वार्फरिन की जो ड्रग की क्लियरेंस है वो कम हो जाएगी बॉडी में, तो वार्फरिन के भी साइड इफेक्ट आ जाएंगे बॉडी के अंदर। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ये मैंने आपको बताया कि जो कर्निक्ट्रस कॉज करती है न्यूबॉर्न के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर, तो हमने इसमें अवॉइड करना है। और जो प्रेग्नेंट वुमन है उसमें ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है ड्रग्स, तो हमने उसमें भी अवॉइड करना है क्योंकि ये फिटस को डैमेज कर सकती है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स थे, ये आपने इसका नमूना याद रखना है। कैच, ठीक है, कैच की के ई से क्या है, कर्निक्ट्रस, और सी से आपने याद रखना है क्रिस्टल यूरिया, एच से हाइपर सेंसिटिविटी और एच से क्या है, हिमाटोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। उसके बाद ये अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताना था यहाँ पे ना इसकी क्लासिफिकेशन ही दी हुई सल्फोनामाइड्स की पेपर में आई हुई है, क्लासीफाई करें सल्फोनामाइड्स को। तो मैंने आपको ये यहाँ से मैं दिखा देती हूँ, ये बुक है इनाम दानिश की, क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स। इसकी 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, एब्जॉर्ब एंड एक्सक्रीटेड रैपिडली, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि रेडली एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती हैं और रैपिडली एक्सक्रीट भी हो जाती हैं बॉडी से, ठीक है। उसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं, सल्फामिथोक्साजोल,
सल्फिसोक्साजोल और सल्फाडायाजीन। ठीक है, ये आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेनी है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, पोली एब्जॉर्ब्ड, मतलब जो ये थी रैपिडली एब्जॉर्ब और ये हमारे पास क्या है, पोली एब्जॉर्ब्ड, इसमें है सल्फासालाजीन। उसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है, टॉपिकली यूज्ड, जो कि हम सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये हमने पढ़ी भी अभी, जिसमें मोस्ट कॉमन क्या है, सिल्वर सल्फाडायाजीन। ये हम स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं बर्न बर्न में या स्किन इन्फेक्शन में। ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग, जो लंबे टाइम के लिए, लंबे ड्यूरेशन के लिए उसका एक्शन रहता है, उसमें क्या है, सल्फाडोक्साइन। तो ये आपने इसकी कैटेगरीज याद रखनी है। 4 कैटेगरीज हैं, एब्जॉर्ब रेपिडली, पोली एब्जॉर्ब, टॉपिकली यूज्ड और लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, ये जहाँ पर नहीं दी हुई थी आपने यहाँ से कर लेनी है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट कैटेगरी क्या थी, मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स की। एक सल्फोनामाइड थी और दूसरी क्या है, ट्राईमेथोप्रीम है। जैसे मैंने आपको बताया ये डायग्राम से, ये आपने पहले याद रखनी है। ये जो सल्फोनामाइड थी वो किस इंजाइम को इनहिबिट कर रही थी, डाईहाइड्रोटोरिएट सिंथेटेज को। ठीक है, मतलब कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने दे रही थी। लेकिन जो ट्राईमेथोप्रीम है, ये जो ड्रग हम पढ़ने वाले हैं, वो ड्रग जो है वो किस इंजाइम को इनहिबिट करती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। ठीक है, जब ये इंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो आगे इसकी सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी और आगे इसकी अमाइनो एसिड्स की, प्यूरिन की, डीएनए के, आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो मेन टारगेट होता है वो ये इंजाइम होता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इसका हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन। बस आपने ये जो डायग्राम है उसको याद रखना है, तब आपको इसका मोड ऑफ एक्शन याद रहेगा। ठीक है, तो ट्राईमेथोप्रीन जो है वो किसका इनहिबिटर है, किसको इनहिबिट करती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो उससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो नहीं बनेगा, उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, और उससे आगे जो सेल की जो फंक्शन है प्रॉपर, वो जो सेल सिंथेसिस, सेल की जो डीएनए की सिंथेसिस होनी थी, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होनी थी, वो प्रॉपर नहीं होगी, उसमें इंटरफेरेंस आ जाएगी। ठीक है, तो सेल डेथ हो जाएगी। तो इस तरह इसका मोड ऑफ एक्शन है। उसके बाद इसका देखें स्पेक्ट्रम, तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो सिमिलर है, सल्फोनामाइड जैसा है। ठीक है, लेकिन ये जो ट्राईमेथोप्रीम है ये ज़्यादा पोटेंट है उससे। ठीक है, ये इसका एमसीक्यू भी आता है कि जो ट्राईमेथोप्रीम है वो कितने टाइम्स मोर पोटेंट है सल्फोनामाइड से, तो 20 to 40 टाइम्स मोर पोटेंट है ये सल्फोनामाइड से। ठीक है, और इसके अलावा इसको हम कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं, सल्फोनामाइड्स के साथ मिला के भी यूज़ करते हैं, और इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, अलोन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआईज। ठीक है, यूटीआईज में भी और प्रोस्टेटाइटिस में भी, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसमें भी हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस है वो वही बात कि इसमें या तो इंजाइम जो है वो आल्टर हो जाएगा। ठीक है, और या फिर जो इसकी अफिनिटी है इस ड्रग की वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इफ्लक्स पम्प भी एक्टिवेट हो सकता है, तो ये इसके कुछ मैकेनिज्म्स के थ्रू वो रेजिस्टेंस शो कर सकती है ड्रग। और इसके अलावा जो फार्माकोकाइनेटिक्स देखें इसकी हम, तो ये बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सीएसएफ को भी, सॉरी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी ये पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो मोस्ट कॉमन जो हैं वो आते हैं हमारे ब्लड के ऊपर, मतलब कि जो हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो आते हैं इसके अंदर। इसमें मोस्ट कॉमन क्या है, मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया, मतलब जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, उनका जो साइज़ है वो लार्ज हो जाता है, इसको हम कहते हैं मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया कोज करती हैं ये ड्रग्स। इसके अलावा ल्यूकोपीनिया, ठीक है, ल्यूकोसाइड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ग्रैनुलोसाइटोपिनिया। ठीक है, उसके अलावा ये इसके जो मोस्ट कॉमन और साइड इफेक्ट है वो क्या है, हाइपरकलीमिया, मतलब कि जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा कर देती है। ठीक है, इसका पोटाशियम स्पेयरिंग इफेक्ट होता है, पोटाशियम को स्पेयर करना, पोटाशियम को अकुमुलेट करवाना बॉडी के अंदर, तो इसका ये एक साइड इफेक्ट है हाइपरकलीमिया, ये आपने याद रखने हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसका ट्राईमेथोप्रीम का, और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी इसी की है, को ट्राईमोक्साजोल। अब ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का क्वेश्चन, वो सॉरी सल्फोनामाइड्स का। एक था सल्फोनामाइड्स था, एक था हमारे पास इसका ट्राईमेथोप्रीम, और थर्ड हमारे पास है को ट्राईमोक्साजोल। अब ये जो है अगर आपको दोनों ही अच्छे से याद हो गए हैं, दोनों ड्रग्स जो हमने पढ़ी हैं अभी, सल्फोनामाइड्स और ट्राईमेथोप्रीम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आपको ये भी याद हो जाएगा, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राईमेथोप्रीम विद द सल्फामिथोक्साजोल। अब ये क्या थी, सल्फोनामाइड थी। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन जो है इसको हम कहते हैं को ट्राईमोक्साजोल। इसकी ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो आपने ये याद रखना है, इसका एमसीक्यू भी आता है। इसके बाद इसका देखें मोड ऑफ एक्शन, तो ये दोनों का जो इसमें दोनों स्टेप्स हो रहे होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, सल्फोनामाइड्स के अंदर एक एंजाइम इनहिबिट होता है, उसके अलावा जो थर्ड ट्राईमेथोप्रीम है वो दूसरे एंजाइम को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो इस तरह ये जो हमारे पास को ट्राईमोक्साजोल है, ये इसमें दोनों स्टेप्स हो रहे होते हैं, या मतलब कि जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है वो भी उसकी सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएगी, और जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड है उसकी सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो जब दोनों स्टेप्स इनहिबिट हो जाएंगे तो उससे आगे फर्दर जिसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उसके फंक्शंस हैं वो भी इनहिबिट हो जाएंगे, तो इसकी ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी होती है।
बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके अलावा इसके आगे देखिए इसके थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस या फिर इंडिकेशंस। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन इसकी इंडिकेशंस है ना, ये आपको ऐसे याद नहीं होना, इसकी जो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस हैं ये आपने निमोनिक याद रखने हैं। मिस्टर गेट बीपी अर्जेंट इन लिस्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है निमोनिक। इसका कुछ इसमें दिया हुआ है, कुछ मैं आपको लिखवा देती हूँ। सबसे पहले है मिस्टर। मिस्टर से क्या है, मरसा, मतलब कि मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस इन्फेक्शन। इसमें हम यूज़ करते हैं इस ड्रग को। ठीक है, को ट्राइमोक्साजोल को। उसके बाद जी है। अब जी से क्या है, जीआरटी इन्फेक्शन है, ये वाला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, इसमें भी हम यूज़ करते हैं इसको, को ट्राइमोक्साजोल को। उसके बाद है ई। अब ई से हमारे पास यहाँ मैंने दिया हुआ एयर इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हैं और आई इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, आई इन्फेक्शन एंड एयर इन्फेक्शन। उसके बाद है टी। अब टी जो है ये मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ। इसका टी से क्या आता है, टी से है टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर। ठीक है, ये आप चाहे यहाँ से भी कर लो, टी से टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका बी। बी से है इसका, ये भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये भी यहाँ से हम कर लेते हैं। बी से हमारे पास आ जाता है इसका बर्न्स। ठीक है, बर्न्स में, वूंड्स में और बॉयल्स वगैरह में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पी। अब पी से है प्रोस्टाइटिस या प्रोस्टेट इन्फेक्शंस। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यू। यू से है यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा है आर। आर से है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा है जी। अब जी से दो जी है ना, एक तो है जीआईटी और दूसरा है जेनिटो यूरिनरी। ठीक है, ये भी हम इसमें यूज़ करते हैं। उसके अलावा लिस्ट। अब लिस्ट से क्या है, लिस्टरियोसिस, ये भी एक इन्फेक्शन है, इसमें हम यूज़ करते हैं इस ड्रग को। ठीक है, तो आपने इस निमोनिक के ज़रिए इसको याद करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आया हुआ, यूएचएस में भी। राइट डाउन द थेराप्यूटिक एप्लीकेशन या इंडिकेशंस ऑफ कोट्राइमोक्साजोल। तो आपने ये निमोनिक याद रखना है, मिस्टर गेट बीपी अर्जेंट ऑन लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखें इसका स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम इसका होता है ब्रॉड, मतलब ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी एक्ट करती हैं ड्रग्स और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी एक्ट करती हैं। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट इन्फेक्शंस पढ़ लिए, जीआईटी इन्फेक्शन भी के अगेंस्ट भी हम यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हैं, बर्न्स में भी, स्किन इन्फेक्शन में भी। ठीक है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो इसकी जो प्लस पॉइंट होता है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम शो होती है क्योंकि हम इसमें दोनों ड्रग्स देते हैं कंबाइन करके, ट्राइमेथोप्रिम भी और सल्फोनामाइड्स भी, तो इसमें रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, ये आपने हमको याद रखना है, इसका लेस फ्रीक्वेंट होती है इसमें रेजिस्टेंस। उसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब इसको हम किस रूट से देते हैं, ओरल रूट से भी देते हैं इसको और आईवी रूट से भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है। ठीक है, मतलब ये ब्रेन में एंटर हो सकती है, सीएनएस इफेक्ट कोज कर सकती है। उसके अलावा ये जो बॉडी में एलिमिनेट कैसे होती है, ये यूरिन से एलिमिनेट हो जाएगी और लिवर में मेटाबलाइज होगी। ठीक है, उसके अलावा जो इसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, मोस्ट कॉमन इसके क्या हैं, जैसे हमने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन होता है दोनों ड्रग्स का, तो दोनों ड्रग्स के मिला के हम लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, उसमें हम नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, अरिथमियाज, सीजर, ठीक है, स्किन रैशेज, ये सारे हमने पढ़े दोनों के, तो हम दोनों के मिला के इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी इसकी दो ड्रग्स, सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रीम, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है इसको हम कहते हैं को ट्राइमोक्साजोल। ये भी हमने पढ़ लिया। यहाँ तक आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। ये बस आपने आगे से रीड करना है, यूटीआईज में हम कौन सी ड्रग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आती है, रेजिस्टेंस शो होती है इसमें, तो इसके जरिए इसके जो है ना अगेंस्ट में, या सॉरी इसके अल्टरनेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं, मेथानामाइन। ठीक है, मेथानामाइन जो है वो मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं यूटीआईज में। बस ये आपने रीड करना है, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो किसके अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं, बैक्टीरियाज के नाम याद करने लेने आपने। इसके अलावा इसके जो रूट्स हैं वो ओरली भी दे सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका एडवर्स इफेक्ट है वो वही है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, जीआईटी डिस्ट्रेस हो सकता है और हिमाचूरिया हो सकता है, मतलब कि यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है। तो ये कुछ इसके आपने एडवर्स इफेक्ट याद करने हैं। ये बस आपने इसकी रीडिंग करनी है, यूटीआईज में कौन से हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ तक आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने आज के लेक्चर में दो कैटेगरीज पढ़ी, एक न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, इसमें हमने एक पढ़ा मोस्ट कॉमन फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा आगे उसके जो मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स हैं उसमें भी हमने दो पढ़े, सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रिम। ठीक है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं को ट्राइमोक्साजोल। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है, को ट्राइमोक्साजोल। तो आज का जो लेक्चर था हमारा यहाँ तक था। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इसकी कैटेगरी